नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शुभ ज्ञान वाटिका पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं, उसी क्रम में आज हम लोग वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन करने चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में वर्णमाला पर आधारित सभी प्रकार के वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे, जिसमें वर्णमाला का दो तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, दो भागों में, स्वर और व्यंजन में। इस भाग में हम लोग आज स्वर को पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग कि वर्ण क्या है। स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, या इसी को हम लोग ध्वनि बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिन ध्वनियों को और अधिक तोड़ा ना जा सके उन्हीं को वर्ण कहा जाता है। जैसे एक शब्द है पानी। अब पानी में वर्णों की संख्या क्या हो सकती है? तो इसको जब हम इसको विभाजन करेंगे तो पा धन आ धन ना धन ई, इस प्रकार से पानी शब्द में वर्णों की संख्या 4 होती है। अब हम इन वर्णों को और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं और इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। फिर है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। जब हम हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण करते हैं तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जबकि व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर क्या है? जिन ध्वनियों को स्वतंत्रतापूर्ण उच्चारण किया जाता है उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, 2, 3 और 4 तरीके से लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। जैसे हिंदी में स्वरों की संख्या 11, दूसरा प्रश्न बनेगा हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तब भी 11 ही लगेगा। यदि ये पूछ दिया जाए, किसी भी भाषा का नाम ना दिया हो और पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तब आंसर 13 लगेगा। या फिर कुल स्वर पूछ लिए जाए तब भी आंसर 13 लगेगा, परंतु हिंदी नाम नहीं दिया होना चाहिए किसी भाषा का। नोट: संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या 13 है। पाणिनि के अनुसार कुल स्वरों की संख्या 9 है। जबकि हिंदी के स्वर कुल स्वर 11 होते हैं, या हिंदी के स्वर पूछे तब भी 11, हिंदी के कुल स्वर तब भी 11 लगेंगे, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कुल मिलाकर 11 ही होते। हम लोग देख रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। किस किस आधार पर स्वरों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं? नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 3, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 4, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जातीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठ आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और अंतिम 7वां जो है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 तरीके से 3 भागों में किया जाता है। जो पहला होता है मूल स्वर अ, इ, उ और ऋ। दूसरा दीर्घ स्वर आ, इ, उ। और तीसरा संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कहा जाता है।
अब हम लोग देख रहे हैं दीर्घ स्वरों की रचना। जो दीर्घ स्वर किस प्रकार से बनते हैं। दीर्घ स्वरों की रचना करते समय हम लोग देखते हैं कि जो सजातीय स्वर होते हैं उन्हीं से दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर अ और धन आ मिलके आ का निर्माण करते हैं, ई धन ई मिलके ई का निर्माण करते हैं और उ धन उ मिलके उ का निर्माण करते हैं। एक समान ह्रस्व स्वरों के योग से दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। दूसरा है संयुक्त स्वर, यानी कि असमान स्वरों के योग से निर्मित नए वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर दो असमान स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ धन ई मिलकर जो है ए का निर्माण करते हैं। जैसे आ और ई दोनों असमान हैं, अलग अलग हैं और ये ए का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। दूसरा अ धन ए मिलकर ए का निर्माण करते हैं, आ धन ओ का निर्माण करते हैं और आ धन ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगला जो विभाजन है स्वरों का वर्गीकरण जो है, मुख्य आकार के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, जो विभाजन होता है, 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत। समृद्ध का अर्थ होता है बंद, मतलब मुंह, बंद मुंह। ऐसे वर्ण जिनको बोलते हुए ऐसा लगता है कि लगभग में मुंह बंद है, उन्हीं वर्णों को हम समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे इ ई उ ऊ री। अर्धसमृद्ध का मतलब है आधा बंद मुंह, आधा बंद मुंह। जैसे ए और ओ। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला मुंह, पूरा खुला मुंह। जैसे कि आ, पूरा मुंह खुल जाता है इसको बोलते हुए अ, इसलिए इसको विवृत कहा जाता है। और अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला मुंह। आधा खुला मुंह। जैसे अ ए औ, अ ए औ। अगला जो विभाजन आता है उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का विभाजन। तो इनका 3 तरीके से विभाजन किया जाता है। एक को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, एक को दीर्घ स्वर कहा जाता है और एक को प्लुत स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर यहाँ पर अ होगा, अ ई उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वरों में आ ई उ ए ऐ ओ औ। कुल मिला के ये भी 11 होते हैं, यानी कि हिंदी में कुल जो वर्ण हैं, कुल स्वर हैं, जो सॉरी वर्ण नहीं, कुल स्वरों की संख्या 11 ही है। तीसरा जो विभाजन है इसी में उच्चारण के आधार पर तीसरा विभाजन स्वरों का जो है उसमें प्लुत स्वर आते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते हुए दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है, या यूँ कह सकते हैं कि 3 गुना समय लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इस तरीके से जो इस तरीके से जो वर्ण बोले जाते हैं इनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अगला विभाजन है जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि जिह्वा के स्थान के आधार पर हम स्वरों को किस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 रूपों में ही विभाजित किया जाता है, जिसको एक को अग्रस्वर कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है और पश्च स्वर कहा जाता है।
अग्रस्वर का मतलब जीभ का वह भाग जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जब जीभ का अगला भाग कार्य करता है, सक्रिय रहता है, तो उन्हीं को हम अग्रस्वर कहते हैं, जैसे इ, ए, ऐ। मध्य स्वर का मतलब है जीभ का जो मध्य भाग होता है वह सक्रिय रहता है, इसमें सिर्फ एक वर्ण आता है अ। और पश्च स्वरों को बोलते समय जो जीवा है, जो जीभ है हमारी, उसका पश्च भाग, पीछे का भाग अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए इनको पश्च स्वर कहा गया है, जैसे आ, उ, री, ओ, औ। इसी क्रम में आगे जो स्वरों का वर्गीकरण है, जो स्वरों का विभाजन किया गया है, जातीय आधार पर स्वरों का विभाजन। कि जातीय आधार पर स्वरों का विभाजन क्या है भाई? जातीयता के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहा जाता है स्वजातीय स्वर, दूसरे को कहते हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में अ, ई, उ और री आते हैं, और विजातीय स्वर इसमें संयुक्त स्वरों को रखा जाता है, यानी कि विजातीय, इसमें जो स्वर हैं वो अलग अलग यूज़ होते हैं, अलग अलग स्वर मिल करके एक नए वर्ण का, एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, जैसे आ, धन, ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको विजातीय स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके निर्माण में अलग अलग स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे आ, धन, ई मिलकर एक बनते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि विजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो संयुक्त होते हैं, जो संयुक्त स्वर होते हैं, उन्हीं को हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान वाटिका। अगला विभाजन होता है होठ के आकार के आधार पर स्वरों का विभाजन जो होता है, जब हम स्वरों को बोलते हैं, उन स्वरों को बोलने पर जो हमारे होठ का आकार होता है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब किया जाता है तो दो भागों में किया जाता है। एक को कहा जाता है वृत्ताकार और दूसरे को कहा जाता है आवृत्ताकार। वृत्ताकार वे स्वर होते हैं जिनको बोलने पर हमारे होठ का आकार गोल हो जाता है। वृत्ताकार वे स्वर होते हैं जिनको बोलने पर हमारे होठ का आकार गोल हो जाता है, उन्हीं को हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ। अवृत्ताकार में हमारे होठ का जो आकार होता है वो गोल नहीं होता है, इसीलिए इनको अवृत्ताकार कहते हैं, जैसे आ, इ, ए, ऐ। अगला विभाजन जो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। भाई उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है? जो उच्चारण स्थान है जो हमारे मुख का, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ। कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। तो जिन स्वरों को बोलने में कंठ का उपयोग होता है उन्हें हम कंठ स्वर कहते हैं, जैसे आ। और जिन स्वरों को बोलते समय हमारा तालव्य ज़्यादा सक्रिय रहता है, जो हमारी जीभ है, जो जीभ है वो तालु को छूती हुई आभास होता है, उनको हम तालव्य स्वर कहते हैं, जैसे ई। मूर्धन्य स्वर एकमात्र स्वर री है, इसको बोलते समय हमारा जीभ जो है वो मूर्धा पर जाके टकराती है, इसलिए इसको मूर्धन्य स्वर कहा जाता है। उ जो स्वर हैं इनको बोलने पर हमारे होठ का उपयोग होता है, इसलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। कंठ और तालव्य। ए, ऐ
का उच्चारण करते समय हमारा कंठ और तालव्य दोनों सक्रिय रहते हैं, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहा जाता है। और कंठोष्ठ वर्ण जो स्वर हैं वो ओ और अ हैं। अगला विभाजन मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, स्वरों का विभाजन है, दो प्रकार से किया जाता है। एक को मात्रिक स्वर कहते हैं तो दूसरे को अमात्रिक स्वर कहा जाता है। मात्रिक स्वरों की संख्या 10 है, जबकि अमात्रिक स्वरों की संख्या मात्र 1 है। मात्रिक स्वरों में ऐसे स्वर जिनकी मात्रा स्पष्ट दिखे, यानी कि मात्रिक स्वर उन्हें कहते हैं जिनकी मात्रा स्पष्ट दिखाई पड़ती है, उन्हें ही हम मात्रिक स्वर कहते हैं। अमात्रिक स्वर जिसकी मात्रा हमें दिखाई नहीं देती है उसे अमात्रिक स्वर कहा जाता है। मात्रिक स्वरों में जैसे कि हम लोग देखते हैं आ है, आ की मात्रा ई की मात्रा दिखाई देती है जो आगे से लगती है, ई की मात्रा इस तरीके से ये हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। ऊ की मात्रा ऊ, री की भी मात्रा हमको स्पष्ट दिखाई, जैसे हम लोग लिखते हैं ये रही ए, ऐ, ओ और औ। इन वर्णों की हमें स्पष्ट मात्रा दिखाई देती है, इसलिए इनको मात्रिक स्वर कहते हैं। जबकि आ की मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, परंतु ये सभी व्यंजनों में लगी रहती है। जैसे हम लोग लिखते हैं क धन आ मिलकर बनता है का। अब ये जो वर्ड है इसमें अ की मात्रा छिपी हुई है, इसलिए इसको अमात्रिक स्वर कहा जाता है। आ को ही उदासीन स्वर भी कहा जाता है। ये स्वर है जो इसकी मात्रा सभी वर्णों व्यंजनों के साथ लगी रहती है परंतु दिखाई नहीं देती है। इसकी मात्रा दिखाई न देते हुए भी इसका महत्व है। आ का महत्व, अ का महत्व। क्या हो सकता आ का महत्व? जैसे कि हम वर्ड लिखते हैं कमल। कमल हम लोगों ने एक वर्ड लिखा, शब्द लिखा कमल। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो है आ की मात्रा का उपयोग क्या है। जैसे इसको हम लोग लिख सकते क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, या इसको हम लोग कमला कर लेते हैं, कमला। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर वर्णों की संख्या 6 है और दूसरा शब्द हम लोग लिखते हैं कमल। तो जो उदासीन शब्द है, उदासीन स्वर है, उसका उपयोग क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। अब यहाँ जब उदासीन स्वर शब्द के अंत में लगा होता है तो उसकी मात्रा को गिना नहीं जाता है। इस प्रकार इसमें वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 होगी। तो ये होता है उदासीन स्वर का उपयोग। इसका महत्व है कि यहाँ पर स्वरों की संख्या, वर्णों की संख्या 5 है, जबकि यहाँ पर वर्णों की संख्या 6 है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे व्यंजन का वर्गीकरण। अगली वीडियो में होगा
व्यंजन का वर्गीकरण। Thanks for watching. Please subscribe our channel and share it. Thank you. वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।